गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लूसेंट का क्लास 11 देखने जा रहे हैं। क्लास 10 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और कल 2-3 दिन में आपका पूर्वावलोकन का बीपीएससी का पूरा ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव दोनों का क्लास होगा और साथ में लूसेंट का चलेगा। आपका एनसीईआरटी साइंस का भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है प्लेलिस्ट से, तो आप वहां से देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलते क्लास आज देखते हैं। क्लास 11 क्लास 10 तक में आपका पहले का जो भी था 8 तक का टॉपिक करा दिया गया था। आज 9 है वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में आज पढ़ते हैं। वायुमंडल के बाद पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान एरोलॉजी और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेट्रोलॉजी कहते हैं। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके द्रव्यमान कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी के सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। वायुमंडल में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण गैस। नाइट्रोजन। चलिए पहले इसका छोटा जो शॉर्टकट में दिया हुआ है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद विस्तृत रूप से देखेंगे। वायुमंडल के अस्थायी गैस घटक द्रव्यमान। नाइट्रोजन 78.8% है, ऑक्सीजन 20.95% है, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, नियोन 0.002%, हीलियम 0.005%, क्रिप्टॉन 0.01%, जेनॉन 4 टाइम 0.9%, हाइड्रोजन 4 टाइम 0.5%। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन इस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक गैसों से अधिक है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु द्वारा पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का अभ्यास होता है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। ऑक्सीजन यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करती है। ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है, परंतु 16 किलोमीटर से ऊपर जाकर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। इसका अधिकांश विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, वैसे यह 90 मिलीमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपारगम्य है, अतः यह कांच घर या पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखती है। दूसरी गैसों का आयतन वायुमंडल में स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। नोट: भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। चौथा, ओजोन। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है। यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर ही अति न्यून मात्रा में मिलती है। यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी विकिरण के कुछ अंश को अवशोषित कर लेती है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक नियंत्रित ऊंचाई तक केंद्रित है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचकर कैंसर जैसी भयानक बीमारी फैला सकती है। जलवाष्प वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। यह ऊंचाई के साथ घटती जाती है। यह 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है।
विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करता है, जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म और न ही अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघन से वृष्टि होती है। वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प से नियंत्रित होती है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है CO2 एवं जलवाष्प। नोट: जलवाष्प के अलावा सूर्य ताप तथा सौर विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें करती है। धूलकण: धूलकण प्रायः वायुमंडल के निचले भाग में मौजूद होते हैं, फिर भी सामान्य वायु प्रवाह इन्हें काफी ऊंचाई तक ले जा सकता है। धूलकण के स्रोत हैं समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुएं की कलिमा, राख, पराग, धूल एवं उल्काओं के टूटे हुए कण। धूल कणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण और शीतोष्ण उपप्रदेशों में सूखी हवा के कारण होता है। धूल और नमक के कण आर्द्रताग्राही केंद्र की तरह कार्य करता है, जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर मेघों का निर्माण करती है। आकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना: वायुमंडल को निम्न परतों में बांटा गया है। क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अंधोमंडल भी कहते हैं। अंधोमंडल, संवहन मंडल, क्षोभमंडल, ये सब ट्रोपोस्फियर, ये सब क्षोभमंडल को ही कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण सह स्तर है। क्षोभमंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूलकण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें मृलाभ मेघ कहते हैं। ताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। नोट: कुछ विद्वान ओजोन मंडल की एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मानते हैं। इस मंडल की ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है और प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मध्य मंडल मेसोस्फीयर, मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस स्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह
100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विषुवत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। नोट, यह भाग कम वायुदाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्यमंडल कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम की गैस की प्रधानता होती है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रेलिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी होता है। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्राय आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। सूर्यताप, इंसोलेशन। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। वायु की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। धरातल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा में उष्ण कटिबंधी में 320 वाट प्रति किलोमीटर से वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग मीटर की भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षितः कम मात्रा में सूर्यताप प्राप्त होता है। नोट, पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा एवं उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य ताप की मात्रा के बीच का अनुपात एल्बिडो कहलाता है। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंगों में ही होता है। वायुमंडल की बाह्य सीमा पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण का लगभग 35% भाग बादलों की सतह से परावर्तित तथा धूल कणों से परिकिरणित होकर अंतरिक्ष से लौट आ जाता है। सूर्यताप का लगभग 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है। इस प्रकार सौर विकिरण का 34% भाग धरातल को गर्म करने के काम में नहीं आता। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का धूल के कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग प्राप्त करती है। वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का केवल 14% ही ग्रहण कर पाता है। वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। चालन, कंडक्शन। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रभावित होती है। ऊष्मा का यह प्रभाव तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए। वायु ऊष्मा की सुचाला के अंतर चालन प्रक्रिया वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की निचली परत को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है।
संवहन कन्वेक्शन, पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। जब वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाती है तो उसकी वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है। घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है, ऊपर को उठ जाती है। इस प्रकार वह वायु निचली परतों की ऊष्मा को ऊपर ले जाती है, ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है। कुछ देर बाद भी वह गर्म हो जाती है। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल क्रमशः नीचे से ऊपर गर्म होता रहता है। वायुमंडल गर्म होने से यह मुख्य भूमिका निभाता है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है। नोट: संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल गैसीय एवं तरल पदार्थों में होता है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है। यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। विकिरण रेडियंस किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरण दिया, सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरणों से पृथ्वी तक उसके वायुमंडल का गर्म होना। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। दीर्घ तरंगधैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैस हो, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्यताप से। अभिभवन वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिभवन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन अपेक्षित रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिभवन के कारण होती है। गर्म वायु राशियां जब ठंडे इलाकों में जाती है तो उन्हें गर्म कर देती है। इससे ऊष्मा का संचरण निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों से उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों तक होता है। वायु द्वारा संचालित समुद्री धाराएं भी उष्ण कटिबंधीयों से ध्रुवीय क्षेत्रों में उसका संचार करती है। नोट: उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाली स्थानीय पवन लू अभिभवन का ही परिणाम है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। मान ले वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त सूर्यताप 100 इकाई है। इन 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। सौर विकिरण की इस परावर्तित मात्रा को पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयों अवशोषित होती है। 14 वायुमंडल में तथा 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा पृथ्वी द्वारा अवशोषित। दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं देगा, इससे क्वेश्चन नहीं आता। तापमान देखते हैं। वायुमंडल में एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की अनोन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में मापा जाता है। जहां ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वहीं तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। उस स्थान का अक्षांश रेखा दूर समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचता। तीसरा, समुद्र के उसकी दूरी। वायु संहति का परिसंचरण।
कोसन तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति स्थानीय कारक। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान के वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्रों पर तापमान वितरण सामान्यतः समताप रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। विषुवत रेखीय महासागरों पर समान तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। इसका मुख्य कारण महाद्वीपीयता है। सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिणी एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। समताप रेखा वो कल्पित रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलती है। समताप रेखाओं का तापमान का वितरण निम्न होता है। समताप रेखा वो कल्पित रेखा जो समान वितरण वाले समताप रेखा वो कल्पित रेखा जो समान तापमान वाले स्थानों को मिलाती है। समताप रेखाओं तथा तापमान के वितरण को निम्न लक्षण है। समताप रेखाएं पूर्व पश्चिम दिशा में अक्षांशों के लगभग समानांतर खींची जाती है। इसका कारण यह है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्य ताप प्राप्त होता है और तापमान भी लगभग एक जैसा ही होता है। जल और स्थान पर तापमान भिन्न होते हैं। अंतर तटों पर समताप रेखाएं अकस्मात मुड़ जाती है। तीसरा, दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग अधिक है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं कम पाई जाती है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में जल भाग कम है और वहां पर तापमान संबंधी विषमताएं अधिक पाई जाती है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं में मोड़ कम आते हैं। उनकी पूर्व पश्चिम दिशा अधिक स्पष्ट है। समताप रेखाओं के बीच की दूरी से ताप प्रवणता का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि समताप रेखाओं एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत यदि समताप रेखाएं एक दूसरे से दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। पांचवा, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में तापमान अधिक होता है। अंत अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं उष्ण कटिबंध में होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में तापमान बहुत ही कम होता है, अतः वहां पर कम मूल्य की समताप रेखाएं होती है। संसार के अधिकांश क्षेत्रों के लिए जनवरी और जुलाई के महीनों में न्यूनतम अथवा अधिकतम तापमान पाया जाता है। यही कारण है कि तापमान विश्लेषण के लिए बहुधा इन्हीं 2 महीनों को चुना जाता है। तापांतर। तो दोस्तों, तापांतर का क्लास कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।